बच्चों, मैं पंकज गंगवार और ये आपका प्यारा सा चैनल सीबी एजुकेशन क्लासेज। प्लीज अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें, क्योंकि इस तरीके से, इस सहयोग से आपके हम लगातार मोटिवेट होते रहेंगे और हम आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि आप सारी चीजों को अच्छी तरह से समझ सके। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th से पहली यूनिट यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण लेकर आए हैं। जैसा कि पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं समझने के लिए हमें जानना जरूरी होता है कि अभिक्रियाएं क्या होती हैं या अभिक्रियाएं कितने तरह की हो सकती हैं। जैसे अगर हम अभिक्रियाओं की बात करें तो कुछ अभिक्रियाएं या कुछ प्रक्रम केवल ऐसे होते हैं जिनमें केवल अवस्था परिवर्तन होता है, लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनमें एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है या एक नया पदार्थ बन जाता है। ऐसा दो या दो से अधिक पदार्थों के टूटने से हो सकता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के जुड़ने से हो सकता है। जैसे कोई एक पदार्थ विघटित होकर के नए पदार्थ बना रहा है या अनेक पदार्थ जुड़ करके दूसरा कोई पदार्थ बना रहे हैं, या किसी अन्य कारक की वजह से उनमें कोई परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहले हम परिवर्तनों को या प्रक्रमों को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को पढ़ा है। संसार में दो तरह के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, एक होते हैं भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और दूसरे होते हैं रासायनिक परिवर्तन। दूसरे होते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन तो पहले होते हैं भौतिक परिवर्तन और दूसरे रासायनिक परिवर्तन। इसको हम फिजिकल चेंजेस कह सकते हैं और इसे केमिकल चेंजेस कह सकते हैं। तो देखिए, फिजिकल चेंजेस या भौतिक परिवर्तन में क्या होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की केवल अवस्था परिवर्तित होती है। भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्था परिवर्तित होती है और यह अवस्था का परिवर्तन तब होता है जब उसमें किसी फिजिकल फैक्टर को यानी किसी भौतिक कारक को हम परिवर्तित करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास जल है, हमारे पास क्या है, जल है, जल, और अवस्था इसकी कौन सी है, ये द्रव अवस्था में है। अगर इस जल को हमने गर्म कर दिया, जल को अगर हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो जल को जब हम गर्म कर रहे हैं तो ये फिर से इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसके आणविक संरचना में या इसकी रासायनिक संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अवस्था यहां पर बदल जाएगी और अवस्था इसमें कौन सी हो जाएगी, वाष्प, या इसको हम कह सकते हैं गैस। क्योंकि जल जब गैसीय अवस्था में होता है तो इसे हम वाष्प कहते हैं। यहां भी जल है और यहां भी जल है, लेकिन यहां पर जल की गैसीय अवस्था है जिसे कि हम वाष्प कहते हैं, और यहां पर जल द्रव अवस्था में है। लेकिन अगर इसी जल को हम और अधिक ठंडा कर दें और इसका तापमान जो है लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक कर दें, तो हम ये देखते हैं कि जल जो है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जल ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जल की जो मानक मूल अवस्था है वो द्रव होती है। जब इसे हम गर्म करते हैं तो ये वाष्प में अर्थात गैसीय अवस्था में चेंज हो जाता है और जल को
जब हम ठंडा करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस तक तो ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ इस पूरे प्रक्रम में हम लोग केवल पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन देख रहे हैं, जो कि भौतिक कारक यानी ताप परिवर्तन की वजह से होती है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। यानी भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन के पश्चात कोई भी पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था को या उसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर बात करें रासायनिक परिवर्तन की, तो रासायनिक परिवर्तन में हम ये देखते हैं कि पदार्थ की अवस्था, स्वरूप और उसके गुण सब कुछ बदल जाते हैं, लेकिन परिवर्तन के पश्चात पुनः वह अवस्था प्राप्त नहीं होती है। जैसे एक बार कोई परिवर्तन हो गया और एक बार परिवर्तन के पश्चात पुनः दोबारा से उस पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए बहुत साधारण से एग्जाम्पल है, एक बहुत साधारण एग्जाम्पल है, दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध से दही बन सकता है लेकिन दही से दोबारा दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी इस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, जिसमें एक बार यदि किसी पदार्थ का स्वरूप, गुण और प्रकार उसका बदलता है और दोबारा से वो अपना उसी स्वरूप को नहीं प्राप्त कर पाता है या उसी अवस्था को वह प्राप्त नहीं करता है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब चूंकि हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इस प्रकार अगर रासायनिक अभिक्रियाओं की हम बात करें, रासायनिक अभिक्रियाओं की परिभाषा की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तनों को या प्रकृति में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को ही हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। प्रकृति में जो भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उन रासायनिक परिवर्तनों को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद रासायनिक समीकरण की। तो रासायनिक समीकरण क्या होती है और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। एक हमने साधारण एग्जाम्पल आपको बता दिया कि दूध से दही बनना, लेकिन यहां पर बात आती है रासायनिक समीकरण की। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए एक समीकरण के सहयोग की आवश्यकता होती है, या किसी भी रासायनिक परिवर्तन को या रासायनिक अभिक्रिया को हम एक समीकरण के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं और इस समीकरण को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पर एक तत्व लिखा है, जैसे हमने मैग्नीशियम लिख लिया और मैग्नीशियम के बाद फिर ऑक्सीजन लिखा। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद यहां पर एक यौगिक बना लेते हैं या एक शुद्ध पदार्थ यौगिक बनाते हैं, और इस शुद्ध पदार्थ को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कह सकते हैं। लेकिन अभी ये समीकरण अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से संतुलित समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है। तो यहाँ पर पहले अगर हम इसको 2 से गुणा कर ले तो ये हमारी समीकरण जो है फिलहाल संतुलन की अवस्था में आ जाती है। प्रारंभ में जब तक सूत्र और प्रतीक इनका गठन नहीं हुआ या इस व्यवस्था को नहीं बनाया गया, उस समय समीकरणों को लिखने में या रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त करने में समस्याएं सामने आती थी। क्योंकि जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम
मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये दोनों मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं। तो पहले समीकरणों को इस तरह से लिखा जाता था, लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए, क्योंकि इसमें हमें अधिक लिखना पड़ता था, बार बार प्रत्येक चीज को पढ़ने में कठिनाई होती थी, तो अध्ययन की सरलता के लिए, समीकरण के वास्तविक स्वरूप को व्यक्त करने के लिए कि पदार्थ का कितना भाग हिस्सा ले रहा है, या किसी अभिक्रिया में पदार्थ के कितने अणु भाग ले रहे हैं, या कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, तो पदार्थ के अणुओं की मात्रा या परमाणुओं की सही मात्रा या सही अनुपात को व्यक्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं की जो रासायनिक समीकरण लिखी जाती है, उसमें तत्व के प्रतीकों और यौगिकों के सूत्रों का सहयोग होता है। तो जब हम किसी अभिक्रिया को तत्वों के प्रतीक और यौगिकों के सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो इस प्रकार की समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे हो, या संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए, एक नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि द्रव्य ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात द्रव्य अविनाशी है। द्रव्य यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी भी पदार्थ की। पदार्थ को उत्पन्न नहीं कर सकते, ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन ही होती है। इसमें एक चीज हमें और ध्यान रखनी पड़ती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बीच में एक तीर लगाते हैं और तीर के आगे की ओर, यानी जो एरो हेड होता है, हेड की दिशा में हम जो है इसमें उत्पाद को लिखते हैं, यानी अभिक्रिया में जो पदार्थ बना है उसे लिखते हैं। और जो एरो का टेल है, यानी एरो का जो पिछला सिरा है, उस पिछले सिरे पर हम अभिकारक को लिखते हैं, यानी क्रिया करने वाले पदार्थ को लिखते हैं। जो पदार्थ क्रिया करता है उसे अभिकारक कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की मात्रा, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की मात्रा अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ की मात्रा के बराबर होती है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड में, यानी दोनों साइड में जो पदार्थों का द्रव्यमान होता है या उनकी जो मात्राएं होती हैं वो सदैव समान रहती हैं। तो इन मात्राओं का मूल्यांकन करने के लिए हम संतुलित समीकरण बनाते हैं। अगर समीकरण में किसी भी तत्व या पदार्थ की एक साइड में मात्रा अधिक है, यानी LH की लेफ्ट हैंड साइड अधिक है या वो राइट हैंड साइड अधिक है, तो जब ये मात्राएं कम या ज्यादा होती हैं, उस समय समीकरण को हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेकिन अगर दोनों तरफ की मात्राएं हम समान कर लें, दोनों तरफ की मात्राओं को हम समान कर लें,
तब इस समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक अभिक्रिया है, एग्जाम्पल के लिए हम जैसे एक अभिक्रिया लेते हैं EFE प्लस H2 और अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है वो हो जाता है EFE3O4 और प्लस हो जाता है H2। तो इस अभिक्रिया में जब आयरन, ये लोहे का प्रतीक है, जब ये आयरन जल के साथ क्रिया करता है तो ये Fe3O4 प्लस H2, Fe3O4 बनाता है, ये फेरिक ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन है। एक इंटरेस्टेड टॉपिक है बहुत ज्यादा जो मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए लोहे की जल से क्रिया, अगर ऐसे हम लोगों से कहा जाए कि लोहे की जल से क्रिया करवाइए क्या बनेगा, हम लोग नहीं जानते, लेकिन ये सभी लोग जानते हैं कि जब लोहा जल के संपर्क में रहता है, यानी लोहे को जब हम लोहे की कील हो, लोहे की छड़ हो या लोहे की अन्य कोई वस्तु हो, उसे जब हम बरसात के मौसम में खुले आसमान के नीचे अगर खुला छोड़ देते हैं या नहीं भी छोड़ देते हैं, जब वायुमंडल में आर्द्रता बहुत अधिक होती है तो आयरन की जो ऊपरी सतह है वो जल के साथ क्रिया करती है और जल के साथ क्रिया करने के बाद क्या होता है कि जैसे मान लीजिए लोहे की छड़ है और इस छड़ के ऊपर भूरे रंग की एक लेप जैसी बन जाती है, भूरे रंग की एक परत जैसी बन जाती है। भूरे रंग की जो परत बन जाती है, इस परत को क्या कहा जाता है? जंग कहा जाता है। इस परत को जंग कहा जाता है और इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं और जंग लगने से लोहा धीरे धीरे नष्ट होता जाता है। जंग लगने से लोहा धीरे धीरे नष्ट होता जाता है। अगर इस जंग का हम सूत्र देखें तो इसका सूत्र होता है Fe2O3.XH2, Fe2O3.XH2O और इसके लिए बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या जल योजित फेरिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं। तो लोहे पर जंग लगना जो है उसी क्रिया का एक ये उदाहरण है। अब इसमें हम देखते हैं कि अभिक्रिया हमारे पास लिखी हुई है लेकिन संतुलित नहीं है। कैसे संतुलित नहीं है? देखिए हम जरा, यहां पर आयरन के कितने परमाणु लिखे हुए हैं? 1। और यहां पर हाइड्रोजन के कितने आयरन के कितने परमाणु हैं? 3 हैं। और अगर हम जल के सूत्र में देखें तो जल में हाइड्रोजन हमारे पास यहां 2 हाइड्रोजन मौजूद है, यहां पर अभी 2 हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन ऑक्सीजन यहां पर 1 है। यहां राइट हैंड साइड जो है ऑक्सीजन की मात्रा हमारे लिए कितनी दिखाई दे रही है? 4 दिखाई दे रही है। तो इसमें हम करते क्या है कि हम दोनों ओर परमाणुओं की संख्याओं को अगर संतुलित कर लें यानी बराबर कर लें तो ये हमारी समीकरण जो है वो संतुलित समीकरण हो जाएगी। देखिए संतुलित करने का तरीका सबसे पहले ये होता है कि सबसे पहले अगर कहीं ऑक्सीजन या हाइड्रोजन होते हैं, अगर कहीं किसी विक्रिया में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन होते हैं तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को यहां बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो देखिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? यहां पर 4, यानी प्रोडक्ट में हमें, उत्पाद में हमें कितने मिल रहे हैं? 4 परमाणु मिल रहे हैं। जबकि यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी वो हमें केवल 1 ऑक्सीजन का परमाणु दिखा रही है। तो हम क्या करते हैं कि इस जल के अणु को 4 से गुणा करते हैं। जल के अणु को 4 से गुणा करते हैं। जब 4 से गुणा करेंगे
तो जल में हाइड्रोजन और सॉरी ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 4 हो गई। यहाँ भी ऑक्सीजन हमारे पास 4 हो गए और यहाँ भी ऑक्सीजन 4 हो गए। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि जब हम यहाँ 4 ऑक्सीजन करते हैं तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो जाते हैं, 4 दूना 8 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। तो अब हम यहाँ क्या करें कि अगर हम इसको 4 से गुणा कर दें तो अब हमारे पास दोनों साइड 2 चीजें बराबर हो जाती हैं, एक ऑक्सीजन बराबर हो जाती है और दूसरी हाइड्रोजन बराबर हो जाती है। इसके बाद केवल हमारे पास आयरन बचता है। आयरन के यहाँ पर कितने परमाणु हैं, 3, और अगर इसको भी हम 3 से गुणा कर दें तो ये हमें संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाती है। संतुलित करने की जो विस्तृत विधियां हैं वो अन्य प्रकार की हैं जिनका अध्ययन आप कक्षा 11 में करेंगे। लेकिन यहां इस विधि का जो प्रयोग किया गया है कि सीधे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु की सहायता लेकर के हमने समीकरण को 8 वंश जो है संतुलित किया है। तो इस समीकरण के लिए जो ये मेथड है संतुलित करने की, तो इस मेथड के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। ये विधि क्या कहलाती है, समीकरण संतुलित करने की हिट एंड ट्रायल मेथड इसे बोला जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत प्रकार की होती हैं। तो कितने प्रकार की होती हैं और उनमें हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रियाओं की। तो पहला प्रकार है इसका संयोजन पहला प्रकार है इसका संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि वह विक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके या जुड़ करके कोई नया यौगिक बनाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे C+O2 और इन दोनों को अगर मिला देते हैं यानी दोनों अगर क्रिया करते हैं तो CO2 बन जाता है। अब यहां पर आप लोग देखिए कि C+O2 ये कार्बन है और ऑक्सीजन गैस है। कार्बन जो है वो ठोस के रूप में होता है और इसके लिए हम यहाँ कोक या कोयला भी कह सकते हैं। तो कार्बन है या कोक है और इसको हम वायु में जलाते हैं, यानी वायु के साथ इसकी क्रिया होती है तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाता है, जैसे ये ठोस है, ऑक्सीजन गैस है और इसमें प्रोडक्ट भी गैस बनता है, लेकिन यहां पर ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। इसके बाद अन्य दूसरा एग्जाम्पल हम देख लें।
जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे सामने प्रकृति में होती रहती हैं, लेकिन उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में नहीं जानते। जैसे कभी आप लोगों ने बिना बुझे चूने को पानी में बुझाकर देखा होगा, या दूसरे लोगों के यहाँ इस कार्य को होते देखा होगा, जहां चूना जो है वो दीवारों पर सफेदी वगैरह करने के काम में जब प्रयोग में लाया जाता है, तो उस चूने को यानी बाजार से हम बिना बुझा चूना लाते हैं और उसको फिर पानी के अंदर जब डालते हैं, तो पानी के अंदर जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बड़ा बर्तन है और उस बर्तन में पानी भरा हुआ है और इसमें हम जो है चूने के इस तरीके से मोटे मोटे ढेले जो है इसमें डाल देते हैं। ये किसके हैं? बिना बुझे चूने के, और बिना बुझे चूने को CaO बोलते हैं। यह कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना होता है, और यहां ये जल है, जल का सूत्र H2O होता है। इसके बाद जब बिना बुझे चूने को पानी में डालते हैं तो ये धीरे धीरे से बुझने लगता है और इसमें से कुछ गैस के छोटे छोटे बुलबुले इस तरीके से छोटे छोटे बुलबुले ऐसे निकलते हुए ऐसे करके दिखाई देते हैं। ठीक, तो ऐसे करके कुछ गैस बबल जो है वो ऊपर की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं, और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि एक सफेद रंग का गाढ़ा जो है विलयन बन के तैयार हो जाता है, यानी चूना जो है पूर्ण रूप से पानी को सोखने का प्रयास करता है, और जो विलयन बनता है बाद में, यानी पानी से जो मटेरियल बनता है जब वो पानी को सोख लेता है तो ये बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस। इसे हम बुझा चूना कहते हैं। जब इसमें पानी मिल जाता है तो इसके लिए हम बुझा चूना कहते हैं। और इस क्रिया में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, यानी इतनी ऊष्मा निकलती है कि ये पानी भी गर्म हो जाता है और जिस बर्तन में क्रिया कराई जाती है वो भी गर्म हो जाता है। इसे हम बुझा चूना भी कहते हैं, लेकिन इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगर इसी पूरी प्रोसेस को या इसी पूरी क्रिया को हम एक रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त करें तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे? हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है और हमारे पास जल है। जल के बाद फिर इन दोनों की जब क्रिया हुई तो क्रिया होने के बाद एक पदार्थ बनता है CaOH का होल ट्वाइस हो गया, और प्लस ऊष्मा। मिलाने वाले कौन से पदार्थ हैं, यानी क्रिया करने वाले कौन से पदार्थ हैं? क्रिया करने वाले पदार्थ है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। क्रिया में बनने वाला पदार्थ कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के साथ, यानी बुझा चूना प्राप्त होने के साथ हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है। तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जिनके होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनके होने पर, यानी जब वो होती है तो उनमें ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है उन अभिक्रियाओं के लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या इसको बोलेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या कहेंगे इसके लिए? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिससे ऊष्मा बाहर निकलती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? ऊष्मा
क्षेपीय अभिक्रिया। इसके बाद कुछ अभिक्रियाएं हमारे लिए ऐसी भी देखने को मिलती हैं कि जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करते हैं। संयोग करने के बाद दो या उससे अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। यानी संयोजन होता है, लेकिन संयोजन के पश्चात जब अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया में भी दो या उससे अधिक पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे पास मेथेन के ऑक्सीकरण की क्रिया है, या मेथेन गैस का आप लोगों ने नाम सुना होगा। मेथेन गैस, मेथेन का सूत्र होता है CH4। जैसे हमारे पास मेथेन गैस है, अगर मेथेन गैस को हम जलाएं, देखिए मेथेन जो है एक ज्वलनशील गैस है। इसका एक अन्य नाम भी है जिसे मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। मार्स गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेथेन गैस जो है वो दलदली जो भूमि होती है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि तालाब के किनारे के आसपास की जमीन होती है, या जहां कूड़ा कचरा वगैरह ये सड़ता रहता है, तो ऐसी जगह जहां पर दलदली भूमि होती है, कार्बनिक पदार्थ ज्यादा सड़ते गलते हैं, उन जगहों पर मेथेन गैस की अधिकता होती है। और प्राकृतिक गैस में भी इसकी बहुत अधिक मात्रा मेथेन की पाई जाती है। तो मेथेन जो है एक ज्वलनशील गैस है, अतः इसका हम वायु के द्वारा अगर दहन करें, यानी ऑक्सीजन में हम जलाएं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर इसको वायु में हम दहन कराते हैं यानी जलाते हैं, तो जलाने पर जो बनने वाले उत्पाद होते हैं, तो इसमें उत्पाद बनता है, एक तो बनेगा जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और इसमें भी कुछ ऊष्मा उत्पन्न होगी। इसमें भी क्या होगा कि इसमें भी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो इससे जो उत्पन्न ऊष्मा होती है, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि एलपीजी वगैरह में गैस होती है, लेकिन उस गैस में मेथेन नहीं होती है, वो प्रायः प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। तो मेथेन उसमें नहीं होती है, लेकिन जो भी प्राकृतिक गैसें हैं, ये मेथेन जो है आसानी से जलती है और जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना लेती है। यहां पर भी हम अभिक्रिया के अगर संतुलन की बात करें, तो यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं? 3 दोनों साइड। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन हमारे पास 4 हैं, यहां पर हाइड्रोजन केवल हमें 2 दिखाई दे रहे हैं। तो यहां अगर हम हाइड्रोजन को बराबर कर लें, तो हाइड्रोजन हमारे दोनों तरफ बराबर हो जाते हैं, और ऑक्सीजन की भी संख्या हमारे पास 4 हो जाती है। तो यहां अगर इस ऑक्सीजन को हम 2 से गुणा कर दें, तो ये संतुलित समीकरण मेथेन के दहन की हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल हैं जो ऊष्मा क्षेपीय विक्रियाओं के उदाहरण हैं। दहन की एक समीकरण पर हम और विचार करते हैं। एक प्राकृतिक दहन की समीकरण है, आप लोगों ने पढ़ा होगा या आप सभी लोग जानते होंगे, श्वसन। श्वसन एक ऐसी रासायनिक क्रिया है जो सभी जीवित प्राणियों में होती है। श्वसन एक ऐसी क्रिया है जो सभी जीवित प्राणियों में होती है, और जीवन के लिए, यानी जीवन तभी तक माना जाता है जब तक यह श्वसन होता रहता है। अगर श्वसन की क्रिया बंद हो जाती है तो प्राणी में जीवन को समाप्त मान लिया जाता है। वास्तविकता में श्वसन है क्या? देखिए, श्वसन जो है वो ऑक्सीजन के द्वारा शरीर के अंदर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण या जारण होता है। श्वसन के द्वारा जो ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं, उसके द्वारा भोजन के रूप में लिए गए विभिन्न जटिल कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण अथवा जारण होता है, और इस ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा वहां पर क्या उत्पन्न होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ऊर्जा का एक दूसरा रूप ऊष्मा भी है। अगर वो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है या ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो उससे
हम किसी भी इंजन को, चूंकि बॉडी भी हमारा एक इंजन है, हमारा शरीर भी एक इंजन मात्र ही है, तो उस जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए होता है। तो अगर हम श्वसन क्रिया को देख लें तो इसमें हमारे पास होता है ग्लूकोज। भोजन से क्या हमें मिलता है? देखिए, भोजन का पहले साधारण विघटन होता है, क्योंकि भोजन के द्वारा हम ग्रहण करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। जो मूल ऊर्जा उत्पादन के पदार्थ होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल, बहुत सारी चीजें आवश्यक होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर विघटन यानी ऑक्सी श्वसन की क्रिया प्रारंभ होती है ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, यानी C6H12O6। C6 होता है, हाइड्रोजन 12 होता है और O 6 होता है। ये फार्मूला किसका है? ग्लूकोज का, ग्लूकोज का सूत्र है। ठीक, अब ग्लूकोज जो है इसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया, जो ऑक्सीकरण की क्रिया कह लीजिए या दहन की क्रिया कह लीजिए या फिर श्वसन की क्रिया कह लीजिए, वो किसके द्वारा होती है? ऑक्सीजन के द्वारा होती है। तो ऑक्सीजन के द्वारा जब श्वसन की क्रिया होती है तो इसमें जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो होता है 6 CO2 होता है और 6 हमारे पास H2O होता है। छह CO2 और 6 H2O और प्लस यहां पर भी क्या मिलता है? हमें यहां पर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहां पर हमें क्या मिल जाता है? ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अच्छा, इसके बाद जो है हम आगे अगर अन्य विक्रियाओं को देखना चाहें तो उनमें हम कुछ चीजों को अभिक्रियाओं में समझ लेते हैं। जैसे अगर किसी अभिक्रिया में हमें ताप को व्यक्त करना हो, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया अगर ताप के प्रभाव से हो रही हो, यानी कि उसमें ताप परिवर्तन के कारण पदार्थ की प्रकृति बदल रही हो या रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो, तो हम एरो के ऊपर, यानी जो एरो लगाते हैं इस पर ऊपर जो है उसका ताप, या देखिए ताप कामा दाब, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, ये सभी जो भौतिक कारक हैं ये सदैव जो है एरो के ऊपर लिख दिए जाते हैं। इससे ये पता चलता रहता है कि अभिक्रिया में ताप को परिवर्तित किया गया है या अभिक्रिया में दाब को परिवर्तित किया गया है या फिर अभिक्रिया में किसी उत्प्रेरक का प्रयोग किया गया है। अब ये उत्प्रेरक क्या होते हैं? देखिए, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, अभिक्रिया की जो स्पीड होती है, जो वेग होता है, उसे वो बदल देते हैं। तो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने का काम जो करता है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। वेग को अगर बढ़ाते हैं तो धनात्मक उत्प्रेरक और अगर कम कर देते हैं तो ऋणात्मक उत्प्रेरक इनके लिए कहा जाता है। तो इससे संबंधित भी अगर हम एक रासायनिक अभिक्रिया देख लें तो एक अभिक्रिया होती है पौधों में, हरे पौधे जो होते हैं उनमें एक अभिक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। लेकिन एक बात आप लोग सदैव ध्यान रखें कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, यानी वो अपने लिए उपयोग करते हैं भोजन निर्माण के लिए। परंतु श्वसन क्रिया सभी जीवित प्राणियों में ऑक्सीजन के द्वारा ही होती है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की भी रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं और ये समीकरण होती है
6CO2 प्लस 6H2O। अब देखिए ये जो क्रिया होती है हरे पौधों में होती है। हरे पौधों में एक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण हरे पौधों की पत्तियां हरे रंग की हमें दिखाई देती हैं। हरे पौधे कहा जाता है। हरे पौधे इनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी पत्तियों का रंग जो है वो हरा होता है। और हरा रंग जो है इनमें एक वर्णक पाया जाता है जिस वर्णक के लिए हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल इसको ठीक है, तो इसके लिए हम क्लोरोफिल बोलते हैं। और ये सूर्य का प्रकाश भी इसमें उपस्थित होता है। तो सनलाइट, सूर्य का प्रकाश इसमें उपस्थित रहता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। यह क्रिया रात्रि में नहीं होती, सामान्यतः रात्रि में यह क्रिया नहीं होती है। यद्यपि कुछ समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। तो इसके पश्चात जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा इसमें, तो देखिए प्रोडक्ट जो है इसमें बन जाता है ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस 6O2। तो इसमें क्या बनता है, इस क्रिया के द्वारा यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज बनता है और साथ में कुछ ऑक्सीजन भी उत्पन्न होती है। जो गैसीय प्रोडक्ट होते हैं, गैसीय उत्पाद जो होते हैं, उनको हम इस तरह से भी एरो लगाकर ऊपर की ओर दिखा सकते हैं कि गैस है तो ऊपर निकल जाएगी और यहां पर ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। इस संचित ग्लूकोज के द्वारा संसार में अन्य सभी प्राणियों का पोषण होता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने कुछ एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक समीकरण, आपने इतनी चीजों का अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम आपको लगातार अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ाते रहें। धन्यवाद।